नमस्कार स्टूडेंट्स। इंडियन हिस्ट्री में आज हम एक ऐसे दौर की बात करेंगे जो पॉलिटिकल केओस और कल्चरल क्रिएटिविटी का एक अनोखा संगम था। हाँ, द पोस्ट मॉडर्न पीरियड। एग्जाम्स के लिए ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा क्रूशल है क्योंकि आप देखेंगे कि यहां से इंडिया का फ्यूचर शेप होना शुरू हुआ। तो इस एक्सप्लेनर में हम मौर्यन एम्पायर के कोलैप्स से शुरू करेंगे, फिर शुंगा और कन्वा जैसी इंडियन डायनेस्टीज को देखेंगे। उसके बाद हम फॉरेन इन्वेजन्स और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट द कुशन एम्पायर की ग्रैंड लेगेसी और उनके आर्ट और ट्रेड पर फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन से। देखिए, इसके कोलैप्स ने ना इंडिया में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट कर दिया, जिससे रीजनल पावर्स के उभरने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। अराउंड 1850 BCE मौर्यन एम्पायर का अंत हो गया, और ये इतना बड़ा इवेंट इसलिए था क्योंकि ये इंडिया का पहला पैन इंडियन एम्पायर था जिसने सब कॉन्टिनेंट के एक बहुत बड़े हिस्से को एक साथ यूनाइट किया था। तो जब ये कोलैप्स हुआ, वो यूनिटी टूट गई और छोटे छोटे किंगडम्स उभरने लगे, जिससे एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का दौर शुरू हुआ। अच्छा, अब देखते हैं कि मौर्यास के बाद मगध की गद्दी पर कौन सी इंडियन डायनेस्टीज आईं। ये सेक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पर थोड़ा खास ध्यान दीजिएगा। ये एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। पुष्यमित्र शुंगा, ये आखिरी मौर्यन राजा बृहद्रथा का एक ब्राह्मण जनरल था। उसने क्या किया? उसने बृहद्रथा की हत्या करके 185 BCE में शुंगा डायनेस्टी की स्थापना की। शुंगास के टाइम में ना ब्राह्मणिज्म का रिवाइवल हुआ, और इसी टाइम भागवतिज्म का भी उदय हुआ, जो आगे चलकर वैष्णविज्म का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बना। और हाँ, पतंजलि ने भी इसी समय महाभाष्य लिखी। ये सारे पॉइंट्स डायरेक्ट एग्जाम क्वेश्चंस हैं। इनकी कैपिटल पाटलिपुत्र थी और विदिशा एक सेकेंडरी कैपिटल थी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्राह्मणिकल रिवाइवल के बावजूद मशहूर बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट भरूच स्तूपा भी इन्हीं के टाइम में बना था। ये देखिए, इस मैप में आप शुंगा एम्पायर का विस्तार देख सकते हैं। इसका कोर एरिया नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में था, जिसका सेंटर पाटलिपुत्रा और विदिशा थे। हाँ, ये मौर्यन एम्पायर जितना बड़ा तो नहीं था, लेकिन एक सिग्निफिकेंट पावर जरूर था। शुंगास के बाद आई कान्वा डायनेस्टी। इनका शासनकाल काफी छोटा था, अराउंड 45 साल का। इसलिए एग्जाम के लिए बस इनका नाम और क्रोनोलॉजी में इनकी पोजीशन याद रखना जरूरी है। दैट्स इट। तो जैसे ही मगध में सेंट्रल पावर कमजोर हुई, इंडिया का नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, आप समझ सकते हैं, फॉरेन इन्वेडर्स के लिए खुल गया। अब हम उन्हीं फॉरेन इन्वेजन्स की बात करेंगे जिन्होंने इस दौर को एक बिल्कुल नया मोड़ दिया। ओके, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि एग्जाम्स में सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। सबसे पहले आए इंडो ग्रीक्स, फिर शाकास, उसके बाद पार्थियंस और आखिर में सबसे पावरफुल द कुशान्स। एक बार फिर ग्रीक्स, शाकास, पार्थियंस, कुशन। इंडो ग्रीक्स में सबसे फेमस राजा थे मिनांडा, जिन्हें मिलिंदा भी कहा जाता था। उनका जिक्र बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिलिंदपन्हो यानी क्वेश्चंस ऑफ मिलिंदा में मिलता है। इसमें मिनांडर और बुद्धिस्ट मंक नागासेना के बीच एक फिलोसॉफिकल डिस्कशन है, और ये बात याद रखिए, ये मौर्यास के बाद इन्वेड करने वाले पहले थे। इंडो ग्रीक्स के बाद सेंट्रल एशिया से शकाज और फिर पार्थियंस आए। इन्होंने नॉर्थ वेस्ट इंडिया के बड़े हिस्सों पर अपने किंगडम्स एस्टैब्लिश किए और इंडियन पॉलिटिकल और कल्चरल सीन पर अपना असर छोड़ा, खासकर कॉइनेज और एडमिनिस्ट्रेशन में। इन सभी इन्वेडर्स में से सबसे पावरफुल और कह सकते हैं इम्पैक्टफुल थे कुशान्स। उनका एम्पायर सेंट्रल एशिया से नॉर्थ इंडिया तक फैला हुआ था, और उनका कंट्रीब्यूशन इंडियन हिस्ट्री के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है। चलिए इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। कुशान्स आए थे वेस्टर्न चाइना से, और उन्हें युएचीज भी कहा जाता था। उन्होंने सेंट्रल एशिया से लेकर नॉर्थ इंडिया तक एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया, और इनके पहले इंपॉर्टेंट रूलर कौन थे? कुजूला कदफिसिस। लेकिन इस डायनेस्टी के सबसे महान राजा थे कनिष्का, जिनके बारे में एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। कनिष्का की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी सेंट्रल एशिया और नॉर्थ इंडिया को एक सिंगल पॉलिटिकल यूनिट में इंटीग्रेट करना। इससे ट्रेड और कल्चर के एक्सचेंज का एक नया दौर शुरू हुआ। और ये डेट ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। AD 780 ये कनिष्का के राज्याभिषेक का साल है, जिससे शाका एरा की शुरुआत मानी जाती है। और आपको पता है, ये एरा आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज करती है। कनिष्का के शासनकाल के कुछ की पॉइंट्स एग्जाम्स के लिए हमेशा याद रखिए। पहला, इनके टाइम में कश्मीर में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, और यहीं पर बुद्धिज्म 2 मेजर स्कूल्स हिनयाना और महायाना में डिवाइड हो गया। दूसरा, इनकी कैपिटल थी पुरुषपुरा। और तीसरा, वो देवापुत्र या सन ऑफ गॉड का टाइटल यूज करते थे, जो चाइनीज रूलर से इंस्पायर्ड था।
चलिए अब इस पीरियड की सबसे इंपॉर्टेंट लेगेसी यानी आर्ट, ट्रेड और रिलीजन में जो डेवलपमेंट्स हुए उनको देखते हैं। ये एक ऐसा सेक्शन है जहां से क्वेश्चंस आप मान के चलिए हमेशा बनते हैं। इस दौरान दो मेजर आर्ट स्कूल्स डेवलप हुए, एक गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट जिस पर ग्रीक इन्फ्लुएंस था और दूसरा मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो पूरी तरह से इंडिजिनस यानी स्वदेशी थी। दोनों के बीच का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देखिए, गांधारा आर्ट को कुशान्स ने पैट्रोनाइज किया और ये कल्चरल फ्यूजन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इस आर्ट के थीम्स तो इंडियन बुद्धिस्ट थे, जैसे बुद्धा की लाइफ, लेकिन मूर्तियां बनाने का स्टाइल ग्रीको रोमन था और इसमें ग्रे सैंडस्टोन का यूज होता था। अब आते हैं मथुरा स्कूल पर। इसका सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ये है कि इन्हीं लोगों ने पहली बार बुद्धा की ह्यूमन फॉर्म में मूर्तियां बनाई। ये आर्ट भी कुशान्स ने ही पैट्रोनाइज की, लेकिन ये कंप्लीटली इंडिजिनस थी। इसमें रेड स्पॉटेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल होता था और इसमें बुद्धिस्ट के साथ साथ जैन और ब्राह्मणिकल फिगर्स भी मिलते हैं। कुशान्स ने क्या किया कि फेमस सिल्क रूट के एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक हिस्से पर कंट्रोल कर लिया था। इसकी वजह से इंडिया से मसाले, कपड़े और रोमन वर्ल्ड से सोना यानी गोल्ड कॉइन्स का ट्रेड इतना बढ़ गया जिससे कुशान एम्पायर इकोनॉमिकली काफी प्रॉस्परस हो गया। तो इस एरा का रिलीजियस लैंडस्केप देखें तो काफ़ी डाइवर्स था। एक तरफ शुंगाज ने ब्राह्मणिज्म को बढ़ावा दिया, तो दूसरी तरफ कुशान्स ने महायाना बुद्धिज्म को सेंट्रल एशिया और चाइना तक फैलाने में एक क्रूशियल रोल प्ले किया। तो ये सवाल जरूर सोचिए कि कैसे इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और कल्चरल एक्सचेंज के दौर ने, जिसमें इंडो ग्रीक्स, शकास और कुशान्स जैसे फॉरेन एलिमेंट्स इंडियन सोसाइटी में एब्जॉर्ब हो गए, आगे चलकर गुप्तास के गोल्डन एज के लिए एक मजबूत नींव तैयार की। यही इस दौर की सबसे बड़ी लेगेसी है।